ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिनकर चौधरी। एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे दिए हुए लिंक जो दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे जो फ्रेंच के लोग थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा था, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा था। तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि सबसे पहले इसने ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पता चला कि उनको लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचना पड़ा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी एंड गवर्नमेंट ने जो थे वो स्टेप्स लेने शुरू किए। सेकेंड क्या था, लोग जो थे बहुत काफ़ी पहले पुराने टाइम से, जो अगर हम बात करें फ्रांस में, तो वहाँ पर लोगों के ऊपर काफ़ी गलत गलत चीज़ें होती थी। नोबेलिटी, क्लर्जी एंड जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स का जो थर्ड एस्टेट था उनके बीच में डिवाइडेड था। पूरा जो पूरे कंट्री थी उन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एंड जो तीसरा एस्टेट था उसके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें होती थी। तो लोग जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आगे आए एंड गलत चीज़ों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू किया। वो बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, विमेन को इक्वल राइट्स नहीं थे फ्रांस में, तो इस रेवोल्यूशन के बाद से विमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने लगे। एब्सोल्यूट मोनार्की की जो वहाँ पर किंग थे वहाँ पर उनका अंत हुआ, किंग का जो रूल था वो ख़त्म हुआ। एंड जो वहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी उसका आगमन हुआ, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। जो लास्ट चीज़ थी वहाँ पर, जो लोगों को अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो कि होने चाहिए वो उनको मिले। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई थी एंड लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें थी, एक बार मैं कर्सर ऑन करता हूँ ताकि आप कर्सर को देख पाएँ कि हम कहाँ से कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो अगर हम बात करें कि फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स जो थे वहाँ पर उनका क्या काम था फ्रेंच रेवोल्यूशन में एंड उनका क्या क्या यूज़ था। तो अगर हम बात करें फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स की, तो सबसे पहले आपको थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए ताकि आपके टीचर को पता चले हाँ कि ये बच्चा पढ़ के आया है। तो वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, ये सब जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो आपको ये सभी नाम पता होने चाहिए। उन्होंने कॉमन मास का मतलब होता है जो कि कॉमन लोग होते हैं। अगर आपको कॉमन मास नहीं याद होता तो आप कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रेंच नेटिव्स भी बोल सकते हैं, जो कि वहाँ पर रहते थे। उनके अंदर उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ डाले एंड इनजस्टिस के अगेंस्ट जो फाइट थी वो करने के लिए उनको प्रिपेयर किया। तो ये जो काम था ये फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स ने किया था। उनके जो आइडिया थे वो इक्वल राइट सबको मिले, इस पे बेस थे, फ्रीडम पे बेस थे कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। एंड ये सब आइडियाज़ जो थे किन्होंने रखे थे, फिलोसोफर्स नहीं रखे थे। रूसो की अगर हम बात करें, उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए एंड लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने, जो कि लोगों के भले के लिए काम करें। जो ये आइडियाज़ थे, अब फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स ने आइडियाज़ तो दे दिए, बट वो जो आइडियाज़ थे वो सैलून में, वो कॉफ़ी शॉप्स में, जहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। बुक्स से, न्यूज़पेपर से फैले आइडियाज़ एंड उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर काफ़ी आगे तक गए थे आइडियाज़। एंड इसी वजह से एक मेन पार्ट था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिस वजह से हो पाया था। आपको भी पता है चाय की दुकानों पर होता है ये सब, चाय की दुकान पर अगर आप जाते हैं तो डिस्कस कर रहे होते हैं लोग पॉलिटिक्स को। तो ये जो आइडियाज़ थे, ये जो फिलोसोफर्स की थिंकिंग थी, ये भी इसी तरह से आगे बढ़ी एंड सभी को वहाँ पर उसका फ़ायदा मिला एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करें रॉबेस्पियर जो थे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे कि फ्रेंच सोसाइटी में इक्वलिटी आ पाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम सीलिंग लगा दी वेजेस एंड प्राइसिंग पे, प्राइसेस की इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं ताकि प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहे, कंट्रोल में रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पीजेंट जो थे वो फिक्स प्राइसेस, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए प्राइसेस, आपको इतने प्राइस पे जो बेचना पड़ेगा उसी प्राइस पे बेच रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ आप हाई प्राइस पे बेच दो, कुछ ऐसा नहीं था कि आप लोगों से लो प्राइस में मारते। एक फिक्स प्राइस दे दिया था गवर्नमेंट ने जिस पे वहाँ पर पीजेंट्स को अपने जो ग्रेन्स थे वो बेचने पड़ रहे थे। एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर का जो यूज़ था वो बिल्कुल बंद कर दिया। सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी ब्रेड थी होल व्हीट से बनी हुई, वो खानी पड़ती थी ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ खा रहा है, कोई ख़राब चीज़ खा रहा है या फिर कोई चीप चीज़ें खा रहा है। इक्वालिटी जो थी, स्पीच एंड एड्रेस, अगर हम कोई भी स्पीच ले रहे हैं उसमें भी इक्वालिटी थी कि आप किसी को बुरा नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सब चीज़ें थी। उसके बाद चर्च जो थे, चर्च बना रखे थे, वहाँ पर एक साइन ऑफ अथॉरिटी का जो साइन था उनको शट डाउन कर दिया गया एंड उन बिल्डिंग्स में ऑफिसेज वगैरह बना दिए गए एंड वहाँ पर गवर्नमेंट का काम होने लगा। उसके बाद था कि स्पीच एंड एड्रेस की हम बात करते हैं, वो गलती से मैंने 2 बार पॉइंट लिख दिए, तो आप आई होप उसको इग्नोर करेंगे। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि रॉबेस्पियर ने क्या क्या स्टेप्स अगर उठाए थे इक्वालिटी के लिए, तो ये आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 6 पॉइंट को इग्नोर करिए। नेक्स्ट अगर हम चलें कि क्या क्या
इवेंट्स जिस वजह से नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट जनरल था वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी आपको फ्रांस में, जिसने जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जो 3 स्टेट्स थे। अब लुई 16 ने फिर से वहाँ पर स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, वो कंटिन्यू करना चाहते थे ओल्ड प्रैक्टिस को। ऑब्वियसली अगर कोई मोनार्क है वो चाहेगा कि उसकी जो कंट्रोल है वो उसके देश पे बना रहे, एंड जिस तरह से चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहे। बट जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे जिनमें बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें मेजॉरिटी थी, उन्होंने कहा कि जो वोटिंग हो वो बिल्कुल फेयर बेसिस पे हो, एक बंदे का एक वोट हो, क्योंकि वैल्यू जो थी वो थर्ड स्टेट के लोगों की वोट की वैल्यू कम थी, एंड जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थी उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबका एक बंदे का एक वोट होना चाहिए, एंड सबका जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो उसी हिसाब से होना चाहिए। किंग ने मना कर दिया उस चीज़ को कि नहीं भाई, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेट को ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अगर उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती तो वो इन सब रूल्स को चेंज करवाए थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर जो किंग थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हम तो नहीं करने देंगे, आपको चेंज नहीं करने देंगे। तो इससे क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने क्या किया, थर्ड स्टेट ने वहाँ से वॉकआउट कर दिया, मतलब वो निकल गया। जैसे होता है ना कि पार्लियामेंट से वॉकआउट कर देते हैं कुछ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, नेता लोग होते हैं, तो वैसे ही थर्ड स्टेट ने क्या किया था, वॉकआउट कर दिया असेंबली से, और उन्होंने अपनी एक अलग असेंबली बनाई 20 जून 1789 को हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट में जो वर्सलीज में था, वहाँ पर उन्होंने वर्साइल्स भी बोल सकते हैं, वर्साइल्स बोलते हैं, आपकी टीचर भी शायद यही बोलते होंगे। तो 20 जून 1789 को वो वहाँ पर इकट्ठा हुए रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने आप को फ्रेंच नेशन का स्पोक्स पर्सन बना लिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंच को, एंड खुद को उन्होंने एक नेशनल असेंबली की तरह मान लिया कि हाँ, हम नेशनल असेंबली है, एंड अब हम रूल्स बनाएंगे। तो वो चीज़ वहाँ पर हुई थी। अब जो था वट वाज द कन्वेंशन, एंड उसका फ्रांस में क्या रोल था। तो जो इलेक्टेड असेंबली थी फ्रांस में, फॉर्म्ड इन फ्रांस 1792 में बनी थी वो, एंड उसको कन्वेक्शन कहा गया था। इसका फ्रांस में रोल क्या था, सबसे पहले उन्होंने मोनार्की को हटाया, एंड फ्रांस को एक रिपब्लिक जो था वो डिक्लेयर कर दिया, मोनार्की हटाई थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, लुई 16 उनकी जो वाइफ थी उनको बिल्कुल डेथ पेनल्टी दे दी कि अब आपको निकलना पड़ेगा। रॉबेस्पियर को प्रेसिडेंट चुना था, नेशनल कन्वेंशन ने उनको अपना प्रेसिडेंट चुना ताकि वो देश के लिए रूल्स बना सकें, रेगुलेशन बना सकें, एंड उन्होंने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की जो पॉलिसी थी उसको अपनाया, एंड जो हमारा रूल्स थे वो उनकी तरफ से देखने को हमें मिले थे। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो, एंड हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का फायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।